जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी है, तो उसमें पाठ 2 के अंतर्गत एक कविता दी गई है। लंबी कविता है और इस कविता का नाम है पतंग। इस कविता के लेखक हैं आलोक धनबा और आलोक धनबा जी बिहार के रहने वाले हैं। वर्तमान में उनका लेखन कार्य सतत रूप से चल रहा है। सौभाग्यवश मेरी आलोक धनबा जी से बातचीत भी होती रहती है, तो हम इस कविता का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। साथ ही इस कविता, ये लंबी कविता है, तो अपनी जो पाठ्य पुस्तक है इस कविता के तीसरे भाग को सम्मिलित किया गया है। इसमें क्या दिया गया है इस कविता में कि बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। चलो तो हम सबसे पहले अपनी कविता को पढ़ लेते हैं, फिर उसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। कविता है, सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ठीक है, तो देखो कविता है अपनी गद्य में। ठीक है, गद्य और पद्य होते, तो कविता कैसी है? गद्य में है। गद्य का मतलब होता है कि हम जिनको सीधा सीधा पढ़ते हैं, जैसे हम आम तौर में जो बातचीत करते हैं उसका माध्यम क्या रहता है? गद्य। और यदि जैसे सूरदास जी के पद हैं, मीराबाई की पदावली है, या जो गायन शैली वाली लेखन है उसको पद्य बोलते, और जो पढ़ने वाले हैं उसको गद्य बोलते। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले देखो, शब्दार्थ तो ऐसे कोई कठिन नहीं है, कुछ भी शब्दार्थ में ऐसे कठिन शब्द नहीं दिए हैं कि जिसका हमें अर्थ बताना पड़े। बस एक यहाँ पर ये दिया है कमानी। कमानी का मतलब होता है बांस की कमानी, यानी कि एक खपच्ची जैसी होती है। तो उसको यदि आप लोग कमानी को कमानी ही लिख देंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका कोई दूसरा नाम आप लोग लिखें। हम सबसे पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। तो संदर्भ में क्या लिखना है कि पाठ का नाम, पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ्यपुस्तक है हमारी आरोह, पाठ का नाम है पतंग नामक कविता, और इसके लेखक हैं आलोक धनबा जी। संदर्भ में हमें यही सब लिखना है। प्रसंग में हमें क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्य, अब इसको क्या पद्य नहीं लिखना है, प्रस्तुत गद्य कविता में कवि ने प्रकृति एवं मौसम में होने वाले परिवर्तन एवं उनसे रोमांचित पतंग उड़ाने वाले बच्चों के मन का या उनके उतावले मन का सजीव चित्रण किया है। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में हम सीधे सीधे आप लोगों को व्याख्या पढ़कर ही सुना देते हैं कि इसकी व्याख्या है, सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ। कवि कह रहे हैं कि सबसे तेज यानी कि जो बरसात की भादों महीने में सबसे अधिक बारिश होती है, तो उस बारिश के महीना की बौछारें, मूसलाधार बारिश चली गई, भादों का महीना बीत गया और सवेरा हुआ। सवेरे की तुलना कवि ने किससे की है? खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, यानी कि खरगोश की आँखें कैसी होती हैं? लालिमा, लाली लिए हुए, और सवेरा उसी तरह लालिमा युक्त, यानी कि नई उमंग और ऊर्जा को देने वाला सवेरा हो गया है और सूरज निकल गया है। कवि कहते हैं कि शरद आया पुलों के पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कवि कह रहे हैं कि भादों का महीना तो चला गया है, सवेरा आ गया है। सवेरा नई ऊर्जा, उमंग और जो है लालिमा लिए हुए
सूरज निकल आया है खरगोश की आँखों की तरह। भादों महीना के चले जाने के बाद शरद ऋतु कैसी आई है? ऊर्जावान चंचल बालक के समान। यहाँ कवि ने तुलना की है कि शरद ऋतु चंचल बालक के समान आई है। चमकीली साइकिल पर सवार हो खेतों खलिहानों पुलों को पार करती हुई दस्तक दे रही है। कवि कहते हैं कि इस तरीके से क्या लग रही है? शरद ऋतु लग रही है। आगे कवि कहते हैं कि शरद ऋतु ऐसा लग रहा है जैसे बालक के वेश में आई हो। साइकिल की घंटी जोर जोर से बजाते हुए पतंग उड़ाने को आतुर नन्हे पतंगबाजों को स्पष्ट संकेत दे रही है। आगे कवि कहते हैं कि वे पतंगों के समूह में आए पतंग उड़ाने के लिए आतुर उन बच्चों और साथ में पतंगों की उमंग और मस्ती को से कैसे हैं? सराबोर हैं। वे स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। उसने पतंगबाजी के अनुकूल आकाश की ऊपरी परत को हल्का या मुलायम बना लिया है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। कवि कहते हैं कि उन्होंने किस तरीके से आसमान को बना लिया है? सबसे हल्का और मुलायम, जिससे कि दुनिया की सबसे हल्की चीज़ क्या है उनकी नज़र में? पतंग। वो कैसे उड़ सके उसको हल्का उन्होंने बना लिया है ताकि बच्चे सरलता से पतंगों को उड़ा सकें। वे पतंगें जो संसार की सबसे हल्की वस्तु हैं, वे पतंगें जो अपने में रंगों का एक अद्भुत आकर्षण संसार समेटे रहती हैं। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति ने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है। कवि कह रहे हैं कि शरद ऋतु के आने के बाद प्रकृति ने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है कि दुनिया की सबसे हल्की चीज़, सबसे हल्की वस्तु, हल्का कागज़ उड़ सके। सबसे पतली और हल्की कमानी खपच्ची, जो बाँस की खपच्ची कमानी होती है, वो उड़ सके। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया कि बच्चे स्वयं प्रकृति उन नन्हे पतंगबाजों और बच्चों के साथ क्या करे? सीटियाँ बजाए, किलकारियाँ ले, यानी कि खुशी प्रसन्नता अपनी जाहिर प्रकट करे। खुशी व मस्ती की आवाज़ों को सुनने एवं तितली के समान एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन्हें फनकते दौड़ते देखने के लिए आकुल व्याकुल हो। तो ये इसका जो है अपने पाठ का भावार्थ हो गया। और भावार्थ वही है कि बच्चे और भादों मास और शरद ऋतु का आसमान का इसमें क्या है? मेल है। पतंग का, बच्चों की खुशी का और प्रकृति का आपस में मेल दिया गया है। काव्य सुंदर में आपको भाषा सहज सरल खड़ी बोली में लिखना है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। बालकों की सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन कवि ने किया है। और शरद ऋतु का मानवीकरण हुआ। पद, मैत्री, उपमा, श्लेष जैसे अलंकार भी इसमें है। आप लोगों को जो काव्य सुंदर है उसमें इतना ही लिखना है। अब है अपना दूसरी कविता है इसी पाठ की, पतंग पाठ की। तो कविता पढ़ लेते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास। तो संदर्भ में हमें वही लिखना है। पाठ पुस्तक का नाम आरोह है और जो पाठ है पतंग पाठ। लेखक हैं आलोक धनबा जी। प्रसंग में लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बच्चों के बाल सुलभ चेष्टाओं और खतरों से बचने पर उत्पन्न साहसों का मनोहारी चित्रण किया है। व्याख्या में हमें लिखना है कि कवि कह रहे हैं कि प्रकृति में हुए परिवर्तन से बच्चे
प्रसन्न हैं और पतंग उड़ाते समय अत्यधिक रोमांचित हैं। ऐसा लगता है कि रंग बिरंगी पतंगों के साथ साथ वे अपने शरीर के असंख्य छिद्रों, जो रोम छिद्र हैं उनके बल पर असीम, जो आकाश, असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम आकाश में उन्मुक्त यानी कि बंधन रहित उड़ान भर रही हों। जब कभी वे छतों मुंडेरों के खतरनाक किनारों पर आते हैं, पतंग उड़ाते हुए कहाँ आ जाते हैं? छतों मुंडेरों के किनारों पर, और नीचे गिरने लगते हैं तो पतंगों को संभालने की भांति दाएं बाएं होकर वे अपने शरीर को भी संभालने का भरसक यत्न करते हैं, यानी कि अपने आप को संभालते हैं गिरने से। स्वयं पर नियंत्रण के इस प्रयास में यदि वे नीचे गिरने से बच जाते हैं तो उनका उत्साह कैसा हो जाता? दुगना चौगुना उत्साह हो जाता और जोश और भी बढ़ जाता। अब वे निडर हो दुगनी ऊर्जा के साथ चमकती सूरज की आंखों में आंखें डालकर फिर पतंग उड़ाने लगते हैं। उनके पैरों की चपलता यानी कि चंचलता जो है देखकर ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी और भी तेज गति से उनके पैरों के नीचे आने को व्याकुल, आतुर या तत्पर है। पैरों से पृथ्वी का कोना कोना छानने को तत्पर है, अपने पैरों से पृथ्वी का कोना कोना छानने को तत्पर है। इस दूसरी पैरा में आप लोगों को जैसा है तो प्रकृति का और बच्चों के मनोहारी उनकी खेल-कूद का वर्णन किया गया है। इसके अलावा काव्य सुंदर में भाषा सहज सरल है, यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा क्या लिखना है? इसके साथ ही हमें लिखना है कि सुनहले सूरज में अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इतना ही आपको लिखना है। तो अब अपना जो पाठ है, पतंग पाठ, कविता जो दी गई थी, दोनों कविताओं की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हो गई। और चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए और क्या चाहते हैं। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर आपको दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।